आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर दिफा ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का किया आगाज। ऑपरेशन सिंदूर को बताया भारत को रिडिफाइन करने का हिस्सा। राजनाथ सिंह ने कहा भारत मुस्तकबिल में दहशतगर्दी के किसी भी वाक़े का जवाब देने से नहीं हिचकिचाएगा। लोकसभा में गरजे वजीर दाखिला, कहा ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए पहलगाम के तीनों दहशतगर्द। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछने पर अपोजिशन को भी बनाया निशाना। अमित शाह ने कहा पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वालों को सवाल पूछने का नहीं है कोई हक। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी को वोटर लिस्ट से गलत तरीके से निकाला गया तो की जाएगी मुदाखलत। 12 और 13 अगस्त को होगी आइंदा समाअत। भारत की फौजी ताकत हुई मजीद मजबूत। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल के लगातार 2 कामयाब किए तजुर्बे। प्रलय कई तरह के वॉर हेड से ले जाने की रखता है सलाहियत। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दी मुबारकबाद, कहा यह मिसाइल हमें तकनीकी तौर पर ज्यादा काबिल बनाएगा। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के 5 साल मुकम्मल होने पर आज ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का किया गया इनेकाद। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये पॉलिसी 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अहम किरदार करेगी अदा। और अब खबरें तफसील से। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर खुसूसी बहस के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में टीआरएफ के 3 दहशतगर्दों को मारने पर भारतीय फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये वही टीआरएफ है जिसकी दहशतगर्दों ने 22 अप्रैल को पहलगाम के इलाके में 26 बेगुनाह लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया था। जम्मू एवं कश्मीर में 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की है। यह वही रेजिस्टेंस फ्रंट के हैं जिनके आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम इलाके में 26 मासूम और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। सभापति महोदय, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में हमारी सेनाओं और हमारी सुरक्षा बलों की जो भूमिका रही है, मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। अध्यक्ष महोदय, वजीर दिफा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले मुल्क की फौज ने हर पहलू का गहराई से मुतालिया किया। उन्होंने कहा कि फौज ने वो ऑप्शन चुना जिसमें दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन पाकिस्तान के आम शहरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हमारी सेनाओं ने हर पहलुओं पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तो अधिकतम नुकसान पहुंचे, मगर पाकिस्तान के आम नागरिकों की कोई क्षति न होने पाए, इसकी भी हम लोगों ने चिंता की। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं के द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स पर सटीक प्रहार किए और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार करीब 100 से काफी अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर्स, उनके हैंडलर्स और सहयोगी मारे गए। वजीर दिफा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करना और ये वाज़ेह पैगाम देना है कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए। इसी वजह से आर्म्ड फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट खुद चुनें और उसका करारा जवाब दें।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के मुस्तकबिल की तामीर में ऑपरेशन सिंदूर का किरदार अहम है। कोई भी शख्स या कौम किसी भी मसले पर इसके किरदार के मुताबिक रद्दअमल जाहिर करती है, लेकिन यही रद्दअमल मुस्तकबिल में उसके किरदार को मुतासिर करता है। इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाते वक्त हाल के साथ साथ मुस्तकबिल के इम्कानात को भी जहन में रखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ वर्तमान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसका रोल भारत के भविष्य को शेप करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महोदय, कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र अपने चरित्र के अनुसार किसी मुद्दे पर रिएक्ट करता है, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है वह भी आगे चलकर कहीं न कहीं उसके चरित्र को प्रभावित करता है। इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाते समय वर्तमान के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू की। वजीर दाखिला ने ऐवान को बताया कि पहलगाम हमले के गुनहगार मारे जा चुके हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि ऑपरेशन महादेव में फौज, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में ये तीनों दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। बहस के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम को निशाना बनाया और कहा कि मारे गए तीनों दहशतगर्द पाकिस्तानी थे। वजीर दाखिला ने कहा कि हलाक होने वाले दोनों दहशतगर्दों के पास पाकिस्तानी वोटर नंबर, राइफलें और पाकिस्तान में बनी चॉकलेट भी मौजूद हैं। अमित शाह ने कहा कि मुल्क के साबिक वजीर दाखिला ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। मैं आज चिदम्बरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास मान्यवर, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तानी फौज, ISI और पुलिस के अफसरान ने भारत की कार्रवाई में मारे गए दहशतगर्दों के जनाजे में शिरकत की और उनके जनाजे को कंधा दिया। सेना के आला अफसर उनके नमाजे जनाजा में उपस्थित हुए, उनके जनाजे को कंधा दिया और ये सारे आतंकवादियों के जनाजे के जुलूस के अंदर पाकिस्तानी सेना, इनके अफसर, ISI के अफसर, वहां की पुलिस के अफसर अश्रुभीनी आंख के साथ जुड़े थे। और मान्यवर, ये सिंदूर ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। ये पूरी तरह से मान्यवर, पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने साबिका UPA हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 2005 से 2011 के दरमियान 27 वहशियाना हमलों में 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, लेकिन उस वक्त की मरकजी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गुज़श्ता 11 बरस में कश्मीर से बाहर एक भी दहशतगर्दाना हमला नहीं हुआ। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है
कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। मान्यवर, हमारे समय में जो भी आतंकवादी घटना हुई पाक प्रेरित और कश्मीर सेंट्रिक हुई। 14 से 2025 तक एक भी घटना नहीं हुई है मान्यवर। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मोदी हुकूमत किसी दहशतगर्द की आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाजत नहीं देती। धारा 370 ने कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया है, जिस धारा 370 को आपने इतने साल तक बचा कर। एक जमाना था साहब, 10-10 हजार लोगों के जनाजे निकलते थे। पूरे देश ने घटनाएं देखी होगी, बुरहान वानी मर गए, फला मर गए, ढिका मर गए, 10-10 हजार। अब जो मारा जाता है उसको वही दफना दिया जाता है। किसी भी आतंकवादी को उसका महिमा मंडन करने के लिए जनाजे की इजाजत नरेंद्र मोदी के शासन में नहीं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में हिस्सा लेते हुए समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने कहा कि ये मसला हुक्मरान पार्टी या अपोजिशन का नहीं है, बल्कि मुल्क की सलामती का है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जिससे सरहद पर अमन व अमान यकीनी हो। आज जिस विषय पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, दरअसल वो विषय होना ही नहीं चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी ऐसे मुद्दे बने हुए हैं। ये बात अध्यक्ष महोदय पक्ष विपक्ष की नहीं है, देश की सुरक्षा की है, जनता के जीवन और रक्षा की है। हम सब मिलकर के कोई ऐसी नीति रणनीति बनाते क्यों नहीं है जिससे सीमाएं हमेशा शांत रहें। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव की तरफ से चीन की मुदाखलत के मामले पर उठाए गए सवाल के जवाब में पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि 1962 के बाद चीन अरुणाचल प्रदेश के अंदर 1 इंच भी दाखिल नहीं हुआ है। जो जगह चीन ऑक्युपाई करके रखा है असाफिला साइट में लोंजू, वो 1959 में जब हमारा वहाँ असम राइफल का कैंप था 1959 में कैप्चर किया, और उसके अतिरिक्त थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो लिया वो 1962 में कंप्लीट विड्रॉल नहीं। उसके बाद 1962 के बाद वहाँ मैकमोहन लाइन ज़मीनी पे रेखा नहीं, इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1 इंच, कई सरकार आए हैं 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में 1 इंच चाइना ने एक्स्ट्रा ना अंदर घुसा है ना जमीन लिया है। ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस की जानिब से लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में हिस्सा लिया। इसमें उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का हवाला देते हुए मुल्क के शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी को लेकर मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर सवाल उठाए। मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या NSA की नहीं है? जेडीयू रुकन पार्लियामेंट संजय कुमार झा ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और कहा कि ये नया भारत है, अगर कोई मुल्क पर हमला करेगा तो हम उसे उसके घर में घुसकर मारेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी हुकूमत की क़यादत में आज मुल्क महफूज हाथों में है। ऑपरेशन सिंदूर देश के शौर्य पराक्रम, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का पराक्रम का एकदम सैल्यूट करने वाला है।
नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से पहले जब भी आतंकवादी घटना हुआ हम लोग क्या करते थे? पब्लिक से छुपा हुआ नहीं है। जब भी आतंकवादी घटना हुई तो हम लोग जा करके पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप है उसको सर्जिकल स्ट्राइक हो या उनके कैंप है उसको हिट किया हम लोगों ने। प्रधानमंत्री जी ने जो न्यू डॉक्ट्रिन है, मोदी डॉक्ट्रिन है, न्यू नॉर्मल है देश का, कि अब देश के लोग को पता है कि मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है। आतंकवादी घटना कहीं होगी तो उस पर जा करके अंदर घुस के हम लोग मारेंगे। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए कानपुर के रिहायशी शुभम द्विवेदी की बीवी ऐशानिया द्विवेदी ने पहलगाम हमले में मुलविस दहशतगर्दों के खात्मे पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही काबिल फ़ख्र लम्हा है। शुभम जहां भी होंगे उन्हें सुकून मिलेगा। मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ इस चीज़ को सुन के कि ये लोग जो हाथ एक्चुअली पहलगाम अटैक में थे वो मारे गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। और ये एक तरीके से एक बहुत प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि उन लोगों को ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल की चीज़ थी। इन्हें ढूंढने के लिए हमें अलग पूरा एक वो बनाना पड़ता है, अलग एक पूरी टीम बनती है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट टीम कि उन्होंने ढूंढ के निकाला, इन्हें न्यूट्रलाइज़ किया है। एंड टुडे आई एम काइंड ऑफ इन अ रिलीफ कि जहाँ पे भी शुभम है आज वो कहीं पीस पे होगा कि मेरे को जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जिन लोगों ने उन 26 लोगों के साथ गलत किया, आज वो नहीं है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए कौस्तुभ गनबूटे की अहलिया संगीता गनबूटे ने भी कहा कि उन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर एतमाद है कि जिन्होंने ऐसा किया था उन्हें पकड़कर मार दिया जाएगा। वो मारे गए, ये एक अच्छी बात है। साथ ही उन्होंने फ़ौज का शुक्रिया भी अदा किया। नहीं, वो तो विश्वास था कि मोदी जी आतंकियों को जिन्होंने हमारे हस्बैंड को मार दिया है उनको पकड़ेंगे और उनको मारेंगे। वो तो हो गया 3 महीना, तो हम बहुत राह देख रहे थे अभी तक कैसे क्या नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन अभी पकड़े गए, उनको मार दिया गया। सच्ची में बहुत अच्छा हुआ। मोदी जी का और सब मिलिट्री वालों का, नेवी वालों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने पार्लियामेंट अहाते में अपोजिशन पर हमला किया। मरकजी वजीर ने कहा कि कांग्रेस ने भारतीय फौज की बहादुरी के खिलाफ दुनिया में माहौल बनाने का फैसला किया है, जो कि अफसोसनाक है। कांग्रेस ने तय किया है कि भारत के सेना के शौर्य के खिलाफ दुनिया में माहौल बनाएं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन्हें देशद्रोही तो नहीं कह सकता, लेकिन ये हरकत सेना के शौर्य को नकारना और देश के प्रति नकारात्मक सोच रखना। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में SIR पर समाअत की। इस दौरान दरख्वास्त गुजारों ने अदालत को बताया कि 65 लाख लोग अपने फॉर्म जमा नहीं करा सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को गलत तरीके से वोटर लिस्ट से खारिज किया गया तो अदालत मुदाखलत करेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इसलिए ये मान लेना चाहिए कि वो कानूनी नुक्ता नज़र से मुनासिब इक़दाम कर रहा होगा। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि वोटर लिस्ट से बाहर रहने वालों को अगस्त में एक बार फिर 1 माह का मौका मिलेगा। इसके बाद हतमी वोटर लिस्ट 15 सितंबर तक तैयार की जाएगी। इस केस की आइंदा समाअत अब 12 और 13 अगस्त को होगी। इस दौरान दोनों फरीक सुप्रीम कोर्ट में एक-एक दिन बहस करेंगे। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को आज 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इसी खास मौके पर आज दिल्ली में ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में तालीमी पॉलिसी की दफात के मुताबिक कई नए इक़दाम शुरू किए जा रहे हैं। नई तालीमी पॉलिसी निज़ाम तालीम को जामे और मेयारी बनाने में भी मददगार साबित हो रही है। वजीर तालीम ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी क्लासरूम, कैंपस और कम्युनिटी तक पहुँच चुकी है। हमने आज एजुकेशन पॉलिसी को NEP 2020 को क्लासरूम्स, कैंपस और कम्युनिटी तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। मित्रों, NEP 2020 को वर्णन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आई कोट, NEP 2020 इज नॉट जस्ट एन एजुकेशन रिफॉर्म, इट्स इंडियाज इंटेलेक्चुअल रेनेसांस। मित्रों, प्रधानमंत्री जी कहते हैं यह केवल सुधार नहीं है, परंतु ये वैचारिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागृति का एक नया दार्शनिक दस्तावेज है।
वज़ीर तालीम ने कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत पहली बार मुल्क में होने वाली तब्दीलियों और इसमें NCERT के ताउन के बारे में बात की। देश में पहली बार जब हम पैराडिम शिफ्ट की बात कहते हैं, पहली बार प्री स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में पहुंच रहा है, रूप लेते हुए हम दिख रहे हैं। नेशनल स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज एंड स्कूल एजुकेशन का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। जादुई पिटारा से लेके न्यू एज टेक्स्ट बुक आज हम सामने ले आ पा रहे हैं। आजादी के उपरांत बाल बाटिका को एक पैराडिम शिफ्ट का उदाहरण मानता हूं। दूसरा प्रमुख उदाहरण मैं मानता हूं न्यू एज टेक्स्ट बुक को, जिसको NCERT ने आज हमारे सामने लाई है। और दिल्ली NCR के कई हिस्सों में कल रात से शुरू हुई बारिश आज दिन में भी जारी रही। दारुल हुकूमत के लोगों को गर्मी और उमस से भी राहत मिली। DD न्यूज के हमारे नामा निगार तपस भट्टाचार्य ने दिल्ली वालों से बात की। जय जगन्नाथ। घूमने का भी मौसम अच्छा है और फैमिली के साथ मिलने के आए हैं। अरे हम यहाँ उड़ीसा से घूमने आए जगन्नाथ धाम पुरी से। 80 साल 90 साल की बूढ़ी को सबको लेके आया है और मौसम अच्छा है, सब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो है इंडिया गेट के बाहर है, ये बारिश हो रही थी, अच्छी खासी बारिश हुई, झमाझम बारिश। लोग आए हैं बाहर से और यहाँ पे आके लुत्फ ले रहे हैं कि बारिश का भी। और ये दिल्ली का जो अभी टेम्परेचर है नीचे आ गया है। एक लो प्रेशर एरिया तैयार हुआ था आसपास के इलाकों में और जो मानसून है, इन दोनों को मिला के इस तरीके की बारिश देखने को मिली। अगले कुछ दिनों में ऐसी बारिश आपको और देखने को मिलेगी। हम कलकत्ता से कल आया इधर, अभी दिल्ली में रुकेंगे। यहाँ पे कैसा लग रहा है? बारिश में होके अच्छा माहौल हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माहौल। दिल्ली में आया, हम लोग बंगाली है, कोलकाता में आया, दिल्ली खूब अच्छा लगा है। We are very lucky. We are atmosphere very super. We came to visit this place for the first time. We are enjoying a lot in this weather. We are enjoying in rain. बढ़िया, मजा बढ़िया आ रहा है घूमने। स्वच्छ भारत मिशन का 11 साला सफर रवैये की तब्दीली के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अवामी मुहिम का सफर है, जहां ODF से ODF+ तक और कूड़े से सोने तक नए बाब लिखे गए। हमारे नामानिगार चंद्रशेखर ने इन तमाम कामयाबियों पर जल शक्ति वजारत में पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे के सेक्रेटरी अशोक कुमार मीणा से बात की। जल शक्ति मंत्रालय में स्वच्छता एवं पेयजल विभाग के सचिव अशोक कुमार मीणा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, स्वच्छ भारत ग्रामीण की अगर हम बात करें, पिछले 11 साल के सफ़र को अगर हम देखते हैं तो क्या उपलब्धियां इस वक्त हासिल की हैं? 2019 आते आते तक हमारे सारे गांवों ने अपने आप को ODF डिक्लेयर किया। ODF का मतलब होता है कि बाहर में कोई सोच करने के लिए नहीं जा रहे हैं। जबकि 2014 में अगर आप देखेंगे तो 60% लोग के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। तो हमारे ये बहुत एक बड़ा बदलाव आया है। इसके दूसरे चरण में जब हमने 2019 से इसमें काम करना शुरू किया तो उसमें हमने ये सोचा कि केवल शौचालय बनाने से काम नहीं होगा। हमको स्वच्छता के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कचरा होता है उसका प्रबंधन करना पड़ेगा। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जैसे ग्रे वाटर है, पानी जो गंदा पानी निकला है उसका प्रबंधन भी करना पड़ेगा। आज की डेट में जब 11 साल कंप्लीट हो रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन अभियान के, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे विलेजेस में अब शौचालय की व्यवस्था तो पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद में स्वच्छता के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था भी अब होना शुरू हो गई है और विलेजेस अपने आप को ODF+ मॉडल की तरह डिक्लेयर करना शुरू कर चुके हैं। ODF+ मॉडल जो है, इसके बारे में समझाइए, क्या अचीवमेंट इसमें आपको मिल पाई है अब तक? गंदे पानी की व्यवस्था और जो सूखे कचरे की व्यवस्था है, ये दोनों गांव के अंदर जब हो जाती हैं तब हम ODF+ मॉडल विलेज का डिक्लेरेशन कराते हैं। हमारा जो ODF+ मॉडल का जो नंबर्स हैं वो सेल्फ सर्टिफिकेशन के हिसाब से अभी रिपोर्ट जो आई है स्टेट से वो 4,70,000 विलेजेस से ज़्यादा की रिपोर्ट आ चुकी है कि ODF+ मॉडल गांव बन चुके हैं। लेकिन उसमें जब सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात करते हैं जिसमें लोगों की भागीदारी चाहिए, तो वो नंबर हमारा 2,65,000 के आसपास है अभी और आने वाले समय में ये नंबर भी बढ़ेगा।
आने वाले टाइम में क्या नए इनिशिएटिव आप लोग ले रहे हैं इसको स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए? एक तो है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन करके सारे विलेजेस को ODF प्लस मॉडल डिक्लेयर किया जाए। हमारा अब आने वाले समय में जो ध्यान रहेगा वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और फीकल स्लज मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा। तो स्वच्छ भारत ग्रामीण के तहत चाहे ठोस कचरा प्रबंधन हो, तरल कचरा प्रबंधन हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, या फिर प्लास्टिक वेस्ट हो, तमाम अवयवों पे काम चल रहा है और कोशिश है कि गाँव को ODF प्लस मॉडल विलेज जो है वो बनाया जाए। कैमरामैन आलोक के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। और DRDO ने डॉक्टर APJ से प्रलय मिसाइल के लगातार 2 कामयाब टेस्ट किए हैं। अब्दुल कलाम जजीरा ओडिशा के साहिल पर वाक़ है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी पर DRDO, मुसल्लह अफ़वाज और मुताल्लिक़ा सनतों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर दिफ़ा के दफ्तर ने एक्स पर मुत्तला किया। उन्होंने कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों से लैस यह मिसाइल सिस्टम हमारी अफ़वाज को मुमकिन ख़तरात से निमटने में अहम तकनीकी बरतरी फराहम करेगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दी, आदाब। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेबी। तुम भी मुझे प्यार